तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए। वो सबसे पहला चीज़ हम देखने वाले हैं आवेग। क्या देखने वाले हैं? जल्दी बताइए। बाबू हम लोग देखने वाले हैं आवेग। आवेग को हम आवेग को हम इम्पल्स कहते हैं। आवेग को इम्पल्स कहते हैं। आवेग को बाबू आई से और जे से, आवेग को आई और जे दोनों से सूचित करते हैं। बाबू आवेग जे का सूत्र होता है जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले बल एफ और वो जितने समय डेल्टा टी के लिए लगे उस समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। बाबू अच्छा तुम बताओ, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर तुम बल लगाते हो 10 न्यूटन 20 न्यूटन, लेकिन कुछ देरी के लिए लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल F और वो जितने समय के लिए लगेगा उस समय डेल्टा टी का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। तो कोई पूछे आवेग किसको कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बोलो, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। या थोड़ा सा बढ़िया से बताना है तो कहो कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल F और वो जितने समय के लिए लगा वो समय डेल्टा टी का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। आवेग को इम्पल्स कहते हैं, इसको आई या जे दोनों से सूचित करते हैं। चलिए बाबू याद रखना इसको, आवेग की परिभाषा। बल F तथा समय डेल्टा टी, किसी वस्तु पर लगने वाले बल F और वो जितने समय के लिए लगे वो समय डेल्टा टी के गुणनफल को ही आवेग यानी इम्पल्स कहते हैं। याद रहेगा ना बाबू? बोलो बोलो बोलो, किसी वस्तु पर लगने वाले बल F और वो जितने समय के लिए लगे वो समय डेल्टा टी के गुणनफल को ही आवेग यानी इम्पल्स कहते हैं। बाबू आवेग को आई या जे दोनों से सूचित करते हैं। कोई पूछे आवेग को आई से भी या जे दोनों से सूचित करते हैं। आवेग को आई या जे से डिनोट करते हैं। अच्छा बाबू, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर एफ बल लगा और डेल्टा टी समय के लिए लगा, तो आवेग जे बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू डेल्टा टी। अच्छा चलो, एफ और डेल्टा टी होता है लगा हुआ समय। लगा हुआ समय मतलब अंतिम समय T2 माइनस प्रारंभिक समय T1। तो डेल्टा टी को लिख सकते हैं बाबू T2 माइनस T1। बहुत अच्छा, ये आवेग जे हो गया। अच्छा ये तुमको पता होना चाहिए बाबू, क्या पता होना चाहिए? पता किस तरह होना चाहिए, जब बताएंगे तब ना। आवेग जे सदिश राशि। बाबू आवेग जे सदिश राशि है तो जे नहीं, जे वेक्टर। और आवेग जे की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी। बाबू एफ वेक्टर तो एफ वेक्टर हो ही गया, और डेल्टा टी मतलब लगा हुआ समय यानी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय T2 माइनस T1, यही हो गया बाबू आवेग जे। जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। बताओ फटाफट, आवेग किसको कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले बल एफ और वो जितने समय के लिए लगे वो समय डेल्टा टी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को आई या जे से डिनोट करते हैं। आवेग जे बराबर एफ डेल्टा टी, एफ इंटू T2 माइनस T1, और आवेग जे की दिशा बाबू लगाए गए बल की दिशा में होती है। बहुत अच्छा। अच्छा एक छोटा सा बात आपसे जानकारी लेना था। बाबू एक बात हमको बस आप लोग बता दीजिए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई वस्तु पर एफ बल ही लगा, कोई वस्तु पर एफ बल ही लगा लेकिन बहुत कम समय के लिए लगा, बहुत कम समय dt के लिए लगा। जैसे वस्तु यहाँ पे थी हल्की सी खिसक गई। कोई वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, किसी वस्तु पर एफ बल लगा, थोड़े ही से समय के लिए लगा, और थोड़े से समय में वस्तु हल्की सी क्या हो गई, खिसक गई। और किसी वस्तु पर एफ बल, कोई वस्तु पर एफ बल थोड़े से समय के लिए लगे, थोड़े से समय dt के लिए लगे, तो ये बल तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा समय के लिए लगेगा, तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वो आवेग होगा। लेकिन आवेग यहाँ पे बहुत छोटा आवेग होगा। अच्छा बताओ, किसी वस्तु पर एफ बल बहुत कम समय के लिए लगे तो उसका आवेग भी कम होगा, और उस छोटे बल और समय का गुणनफल आवेग होता है, लेकिन ये समय बहुत छोटा है तो आवेग भी बहुत छोटा होगा। और छोटे आवेग को जे नहीं कहेंगे, जे नहीं कहेंगे, डीजे कहेंगे। अच्छा
कभी भी जो छोटा चीज होता है उसके आगे, छोटे चीज के आगे क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। जैसे एम क्या है, एम द्रव्यमान है, और डीएम क्या हो गया, बहुत छोटा सा द्रव्यमान। एल क्या है, लंबाई है, बड़ी लंबाई, और डी एल कहेंगे तो बहुत छोटी लंबाई। कितनी छोटी, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा लंबाई है, ठीक है, डी एल। चलो ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर बाबू एफ बल लगा, इस वस्तु पर एफ बल लगा, बहुत थोड़े से समय dt के लिए लगा। किसी वस्तु पर एफ बल थोड़े से समय dt के लिए लगा तो इसका थोड़ा सा आवेग जे नहीं डीजे, डीजे थोड़ा सा आवेग डीजे बराबर होगा लगाया गया बल एफ इंटू जितने समय dt के लिए लगा एफ इंटू डी टी। तो बाबू थोड़े से समय के लिए इसका थोड़ा सा आवेग डीजे बराबर एफ इंटू डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यानी दोनों बगल इंटीग्रेट करने पर, वो इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, डीजे मतलब थोड़ा सा आवेग, थोड़ा 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 पूरे को जोड़ दे तो टोटल आवेग नहीं मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, बोलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों बगल इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो मतलब जोड़ो, डीजे 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 सभी डीजे 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 को जोड़ दोगे तो पूरा आवेग जे मिल जाएगा। तो चलो वही कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों बगल, तो डीजे है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीजे, इंटीग्रेशन ऑफ डीजे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। बहुत बढ़िया। वो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना एक दूसरे को खत्म कर देगा। एक्चुअली इस तरह काटा नहीं जाता है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। एक बार किसी चीज को इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, एक बार जोड़ दो और एक बार उसी को लेके तोड़ दो, पूरा लेकर के जोड़ दो एक बार लेकर के तोड़ दो तो वही चीज बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, जोड़ दो एक बार तोड़ दो, काम खत्म, तो बचेगा क्या, जे, यानी टोटल आवेग जे बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी। और वो डी टी बता रहा है कि समय बदल रहा है, मान लेते हैं कि ये आवेग निकाल रहे हैं t1 से t2 समय के बीच, तो इंटीग्रेशन में लिमिट दे देंगे नीचे t1, क्योंकि t1 समय से हमको t2 समय तक बल लगा है, t1 से t2 समय तक बल लगा है, तो उसका आवेग निकालना है जे, जे बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम t1 टू t2। बहुत बढ़िया। आवेग जे बाबू सदिश राशि, तो इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, जे वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इनटू dt एंड दिस टाइम इज फ्रॉम t1 टू t2 अगेन। ओके, दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ये क्या है, इम्पल्स के लिए इंटीग्रल फॉर्म का फॉर्मूला है। बहुत अच्छा बाबू, अगर थोड़ा सा समझदार हो तो, वैसे लगता नहीं है कि समझदार हो, चलो समझदार अगर बनोगे तो तुमको पता है कि आवेग जे बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। बोलो भाई, आवेग जे बराबर क्या होता है, आवेग जे बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन और डेल्टा टी है लगा हुआ समय सेकंड, तो आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। ये आवेग का ऐसा यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन की जगह हो जाएगा बाबू डाइन, और सेकंड तो सेकंड ही होगा, तो इसका सीजीएस यूनिट बाबू हो गया डाइन सेकंड। डाइन सेकंड, न्यूटन सेकंड है ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट है डाइन सेकंड। एक न्यूटन सेकंड में 10 के पावर 5 डाइन सेकंड होता है। चलो एक छोटा सा बात और भी कर ले बाबू, आवेग जब पढ़ ही लिए है, आवेग क्या है, बल और समय का गुणनफल। आवेग जे बराबर होता है बाबू एफ इंटू डेल्टा टी, तो आवेग जे की बीमा बराबर एफ और डेल्टा टी की बीमा, एफ क्या है, बल, और बल की बीमा तो सब कोई दुनिया का हर आदमी जानता है, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू, बल का बीमा एम एल टी माइनस टू इंटू डेल्टा टी है समय, समय की बीमा टी, टी मतलब टी का पावर 1, टी का पावर माइनस टू और टी का पावर प्लस 1, टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू और प्लस 1, माइनस टू में प्लस 1 करोगे तो टी का पावर माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। तो वो आवेग जे की बीमा एम एल टी माइनस 1, और एम एल टी माइनस 1 ये जो बीमा है शायद संवेग की भी आती है, तो आवेग की बीमा और संवेग जे की बीमा सेम होती है, आवेग और संवेग दोनों की बीमा एम एल टी माइनस 1 ही होती है। ये तो पता चल गया ना जी। बहुत बढ़िया। आवेग जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। ऐसे कुछ और भी बात कर सकते हैं हम लोग। आवेग बाबू सदिश राशि है ना, आवेग कौन सी राशि है, आवेग जे सदिश राशि, तो जे वेक्टर को तीन दिशाओं में तोड़ के लिखो, जे वेक्टर बराबर आई कैप
जे का x हिस्सा जे एक्स प्लस जे कैप, जे का y हिस्सा प्लस k कैप, जे का यानी आवेग का z हिस्सा। आवेग जे सदिश है, सदिश 3 अक्ष में टूटता है x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, 3 अक्ष में। तो आवेग जे वेक्टर बराबर आई कैप, उसका x हिस्सा आई कैप के साथ x हिस्सा जे एक्स प्लस जे कैप, y हिस्सा जे वाई प्लस k कैप, z हिस्सा जे जेड। आवेग जे को बाबू वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब इसी वेक्टर फॉर्म का क्या आपको मॉड नहीं निकालना आता है? आवेग जे वेक्टर का मॉड, आवेग जे वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब तीर उड़ जाएगा, हट जाएगा, जे बराबर हो जाएगा। और वो कभी भी इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे, वेक्टर का मॉड कभी भी रूट में होता है, रूट अंडर कितने का स्क्वायर यार, जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, यानी उसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर, जे जेड स्क्वायर, ये भी आवेग जे वेक्टर का मॉड हो गया। एंड इस वेक्टर में उसी के मॉड से भाग दे देंगे तो जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, जे कैप बराबर क्या होगा, जे वेक्टर बटा उसी का मॉड। और बाबू जे वेक्टर क्या था, जे वेक्टर तो जे वेक्टर देखो ऊपर वाला वेक्टर है और उसका मॉड नीचे वाला है, तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला लिख दो, आई कैप जे एक्स प्लस जे कैप जे वाई प्लस के कैप जे जेड अपॉन रूट अंडर, तो रूट अंडर है बाबू जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर। ओके, एकदम क्लियर है, उनको तो नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए नेक्स्ट चीज बाद में देखेंगे, फिलहाल एक चीज और रह गया बाबू, एक चीज इसी आवेग जे में। अच्छा, आवेग छोटा सा, अच्छा किसी वस्तु पर बल थोड़े से समय के लिए लगेगा, किसी वस्तु पर बल अगर थोड़े से समय dt के लिए लगे तो उसका थोड़ा सा आवेग dj और dj बराबर f इंटू छोटा सा समय f इंटू dt, dj बराबर f इंटू dt। और dj है थोड़ा सा आवेग, थोड़े थोड़े सबको जोड़ना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dj बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dt। इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार जोड़ भी रहो एक बार तोड़ भी रहो, एक बार किसी चीज को जोड़ दो एक बार उसी को तोड़ दो, तो बतवा तो खत्म हो गया ना। जितना प्रभाव प्लस का उतना प्रभाव माइनस का खत्म, प्रभाव खत्म, तो बचेगा क्या, जे बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी। अगर मान लो कि ये जो बल लग रहा है, किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लगे, अगर एफ कांस्टेंट हो तो एफ बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से, तो जे इज इक्वल टू एफ बाहर हो गया एंड इंटीग्रल ऑफ डी टी कब, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबू लेट मतलब मान लिया कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वस्तु पर लगने वाला बल F क्या हो, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर, F आ गया बाहर इंटीग्रेशन dt। और बाबू मान लो ये समय बदल रहा है T1 से T2 के लिए, T1 से T2 टाइम तक फोर्स लगा, तो आवेग J बराबर F, तो F हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, बचा क्या T, और T की जगह लिमिट दे दो T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, तो बाबू J बराबर हो गया F हो गया T की जगह T2 माइनस T1, इसी को तो लिखते हो यार F इंटू डेल्टा T। एंड इफ यू विल राइट दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म देन J वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर। ओके, ये होता है, तो खूब अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। अच्छा बाबू, कोई पूछे आवेग क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल F और वो बल जितने समय के लिए लगे वो समय डेल्टा टी का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। आवेग को जे से डिनोट करते हैं, आई या जे से डिनोट करते हैं। आवेग एक सदिश राशि, आवेग की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। काम खत्म बाबू। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट चीज है बाबू आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, आवेग को कहते हैं इंग्लिश में इम्पल्स, संवेग को कहते हैं मोमेंटम, प्रमेय को कहते हैं थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, IM थ्योरम या IMT। बाबू ये आवेग संवेग प्रमेय जानते हो, आवेग झटका जो दे रहे हो, आगे आवेग और संवेग में संबंध बताता है। अच्छा चलो अभी आवेग संवेग प्रमेय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आवेगी बल क्या है बाबू, 2 लाइन का परिभाषा। आवेगी बल वह प्रबल बल जो किसी पिंड पर कम समय के लिए लग के उसके संवेग को बहुत ज्यादा बदल दे, उसका संवेग पहले कम था बहुत ज्यादा बदल जाए, तो वह प्रबल बल जो किसी पिंड पर लगकर उसके संवेग को काफी अधिक बदल देता है,
तो उस प्रबल बल को ही आवेगी बल कहते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, फुटबॉल को किक मारते हो, फुटबॉल को बहुत तेजी से किक मारते हो, तो तुम फुटबॉल पर प्रबल बल लगाते हो, बहुत कम समय के लिए लगता है, हमेशा बॉल पर बल थोड़ा ही लगे रहता है। तुम फुटबॉल पर प्रबल बल लगाते हो, कम समय के लिए लगाते हो, और उसका संवेग रुका था संवेग बहुत बदल जाता है, यानी उसके संवेग में बहुत अधिक परिवर्तन ला दे, तो उस बल को आवेगी बल कहते हैं। तो वह प्रबल बल जो काफी कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगे और उसके संवेग में बहुत परिवर्तन लाए, उसी को आवेगी बल कहते हैं। चलो बाबू, अब क्या देख रहे हैं, आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बाबू आवेग संवेग प्रमेय सीधे कहता है कि आवेग का मान, जो तुम किसी वस्तु पर जो आवेग लगाओगे, यानी बल गुणे समय, जो आवेग लगाओगे उस आवेग से उसका संवेग बदल जाएगा। यहाँ कुछ संवेग रहेगा, वहां कुछ अलग संवेग हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग, किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्यों, तुम किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो बल लगाओगे यानी तुम उस पर आवेग लगाओगे, बल लगाने से वो उसका संवेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सीधे सीधे कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग, कोई वस्तु है तो उस पर आवेग लगाओ, और आवेग लगाओगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है बाबू। आवेग हमेशा किसी वस्तु पर तुम आवेग लगा तो आवेग से उसका संवेग चेंज हो जाता है। आवेग हमेशा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है बाबू। इसी को मैथमेटिकल रूप में किस तरह लिख सकते हो, आवेग हमेशा, आवेग यानी जे हमेशा संवेग में परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा, और संवेग मतलब पी। आवेग जे बाबू किसी वस्तु पर तुम बल लगा रहे हो, यानी आवेग लगा रहे हो, और आवेग लगाओगे तो उसका संवेग वही रहेगा कि बदल जाएगा। तो किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग उसके संवेग में परिवर्तन यानी संवेग में बदलाव के बराबर होता है। तो आवेग जे का मान संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर होता है। आवेग जे का मान संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर होता है। वो डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग P2 माइनस प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1 यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक संवेग। P2 है बाबू अंतिम संवेग, P2 है अंतिम संवेग P2 संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग, माइनस P1 है प्रारंभ का प्रारंभिक संवेग होता है द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। m कॉमन ले लो तो v माइनस u। तो बाबू आवेग संवेग प्रमेय यही है, इसको मैथमेटिकल रूप से ऐसे दिखाएंगे। तो बोलो, किसी पिंड पर लगने वाला आवेग जे उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगने वाला आवेग जे उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर होता है। डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1, P2 मतलब अंतिम संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग, माइनस प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग u। m कॉमन लेकर के ये कर सकते हो बाबू। इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो जे वेक्टर, आवेग जे वेक्टर संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी वेक्टर के बराबर होता है। डेल्टा पी वेक्टर मतलब P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, और P2 मतलब अंतिम संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग v, माइनस P1 है प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग u वेक्टर। m कॉमन ले लोगे, वेक्टर फॉर्म में हो गया बाबू v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, चलो इसी को प्रूफ कर देते हैं बाबू। आवेग संवेग प्रमेय को प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। बोलो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बाबू, हम ऑलरेडी जानते हैं कि आवेग बाबू, हम जानते हैं कि छोटा सा आवेग dj बराबर f इंटू छोटा सा समय dt। कहीं कोई दिक्कत है। छोटा सा आवेग किसी वस्तु पर थोड़ा सा आवेग dj बराबर f इंटू dt, एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dj बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dt। अब क्या बताना है यार, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन f बाबू, f का सूत्र याद करो, बल का परिभाषा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है,
किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए कुल बल के सीधे क्या होता है, समानुपाती। और न्यूटन के सेकंड लॉ से बल का सूत्र क्या होता है, बल F का सूत्र होता है F बराबर m में भी होता है, और F का एक और सूत्र होता है F बराबर dp बाई dt। बल का एक सूत्र होता है F बराबर m में या F बराबर dp बाई dt। क्यों F क्यों dp बाई dt होता है, क्योंकि तुम जानते हो किसी भी पिंड के संवेग p में परिवर्तन की दर d बाई dt लगाए गए बल के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन F है बल F बराबर होता है dp बाई dt, और इंटू dt तो इंटू dt से dt कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dj, बाबू रुक जाना, इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, टोटल आवेग j बराबर इंटीग्रेशन dp बता रहा है संवेग बदला, लेकिन पहले संवेग कितना था p1, बाद में हो गया p2। हाँ, तो dp का लिमिट देना पड़ेगा p1 से p2। अब बोलो, अब कटा देंगे और अब बचेगा p बचेगा, और कहाँ से कहाँ तक बाबू, p1 से p2, तो p1 से p2, और यहाँ पे p के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p के जगह p2 माइनस p1, तो आवेग j बराबर हो गया बाबू p2 माइनस p1, और आवेग j बराबर p2 माइनस p1, इसी को कहते हैं बाबू डेल्टा p है जी। तो बोलो आवेग j संवेग में परिवर्तन डेल्टा p के बराबर होता है। ये प्रूफ हो चुका है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख दो, j वेक्टर बराबर p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर या डेल्टा p वेक्टर। नहीं जी, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आ ही गए हो, तो एक छोटा सा चीज है बाबू, संवेग संरक्षण का नियम समझ लीजिए। बाबू फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक लॉ है, फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त लॉ है, बेसिक लॉ है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जानते हो पूरे फिजिक्स में, आपको पता होना चाहिए, पूरे फिजिक्स में 14 ठोस संरक्षण नियम है। पूरे फिजिक्स में 14 कंजर्वेशन लॉ है बाबू, जैसे आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उसी तरह जानते हो फिजिक्स में एक नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाबू फिजिक्स में बड़ा बेसिक नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको शॉर्ट में कहते हैं LCLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाबू रेखीय संवेग संरक्षण मतलब कोई चीज बदलेगा नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी इस नियम में बाबू रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब बचा रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो बाबू रेखीय संवेग संरक्षण का नियम फिजिक्स में कहता क्या है, कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर, अगर किसी सिस्टम मतलब वस्तु, आज से कभी भी सिस्टम कहेंगे तो सिस्टम मतलब आप क्या समझोगे, वस्तु समझोगे। कहता है बाबू रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कि अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लगे, अगर किसी भी सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लगे तो उसका संवेग बदलेगा नहीं। अच्छा, कोई वस्तु चल रहा है तो हमेशा चलता ही रहेगा उसी संवेग से। कब, जब तक बल नहीं लगाओगे तब। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता ही है ना जी, वहीं से ये सब चीज निकला है। कहाँ से निकला है, वहीं से। तो वो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाए, अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाए तो उसका संवेग निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। यानी उसका संवेग 0 है तो 0 ही रहेगा, और वो जिस संवेग से चल रहा है, बल नहीं लगा तो उसी संवेग से चलता रहेगा। तो नियम कहता क्या है बाबू, बाह्य बल के अनुपस्थिति में, बाह्य बल के अनुपस्थिति में यानी बाहरी बल नहीं लगाए, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी सिस्टम का कुल रेखीय संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चलो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बाबू, बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल के अनुपस्थिति में यानी बाबू किसी पिंड पर बाहरी बल नहीं लगे, बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी सिस्टम का टोटल रेखीय संवेग नियत होता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी सिस्टम का
कुल रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित मतलब निश्चित होता है, हमेशा संरक्षित होता है। तो याद रखना, बाह्य बल के अनुपस्थिति में, बाहरी बल जब नहीं लगे किसी चीज पर, किसी सिस्टम पर बाहरी बल नहीं लगे, तो उसका जो संवेग होता है नियत होता है। रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो उसी संवेग के साथ चलेगा। तो बाह्य बल के अनुपस्थिति में किसी भी सिस्टम का कुल रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित या नियत होता है। इस चीज को किस तरह लिखते हैं, यानी संवेग P हमेशा क्या होगा, किसी भी सिस्टम का कुल रेखीय संवेग P हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। कब, जब किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल क्या हो, 0 हो। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगे तो उसका टोटल रेखीय संवेग P हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। चलो बाबू, इसको लगे हाथ 1 सेकंड में साबित कर दे। 1 सेकंड तो कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा। चलो बाबू, तुम जानते हो, चूंकि आप लोग बल की परिभाषा जानते हैं, बल F बराबर होता है, बल F बराबर dp/dt। क्यों, याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी पिंड के संवेग P में परिवर्तन की दर, किसी भी पिंड के संवेग P में परिवर्तन की दर मतलब 1 सेकंड में संवेग की तरह बदला। अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। किसी पिंड के संवेग P में परिवर्तन की दर d/dt उस पर लगाया गया कुल बल F के सीधे समानुपाती या बराबर होता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है F बराबर m में भी है, F बराबर dp/dt है। न्यूटन का सेकंड लॉ वो F बराबर dp/dt है। इसी dp/dt से F बराबर m में भी आ जाता है, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है F बराबर होता है dp/dt। बोलो, यदि सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लगे, बोलो कोई बाहरी बल न लगे। बाबू, अगर कोई सिस्टम है, कोई बक्सा है, किसी सिस्टम पर बाहरी बल नहीं लगेगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 बराबर हो जाएगा बाबू dp/dt। 0 बराबर dp/dt यानी dp/dt बराबर क्या हो गया, 0। dp/dt बराबर 0 कब, जब बल नहीं लगेगा तब। यानी बाबू इसको तुम लिख सकते हो d/dt ऑफ p बराबर 0। यानी p का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। शायद आप पढ़े हो किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप कहोगे कांस्टेंट यहाँ रहता है ना, तो कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ p का डिफरेंशिएशन 0 है, यानी p जरूर कांस्टेंट है। यहाँ बाबू p का, यहाँ देख रहे हो कि p का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, यहाँ p का डिफरेंशिएशन 0 है। और हम जानते हैं कि यह कांस्टेंट रहेगा तभी तो कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। p का डिफरेंशिएशन 0 यानी p यहाँ पे क्या है, p कांस्टेंट है, p बराबर कांस्टेंट। p लिख दो या वेक्टर p, यानी कह सकते हो कि जब किसी सिस्टम पर कोई भी बाहरी बल न लगे, यानी व्हेन F एक्सटर्नल, किसी पिंड पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, किसी पिंड पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो उसका संवेग हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और यही था आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, तो आशा करते हैं कि इस चीज को ढंग से समझोगे, आराम से समझोगे। ओके, थैंक यू।